आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं और आज मैं कश्मीर से गजा तक बात करूंगा। आज का दिन हिंदुस्तानियों के लिए स्याह दिन है, तारीख दिन है, काला दिन है और बहुत ही अफसोसनाक। जिस तरह से कश्मीर में जो खबर आ रही है, खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन खबर यह है कि 30 लोग जो कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट गए थे, वहां पे जाहिर है कि गर्मी का महीना है, छुट्टियां हो गई हैं और ऐसे में लोग कश्मीर हो या शिमला हो, नैनीताल हो, ये हमारे जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे लोग जाते हैं। वहां पे लोग गए थे और कश्मीर में 30 लोगों को आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने मार दिया। ये दिल दहलान देने वाली खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। इस पर हम बात करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ कई दिनों के बाद प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब जुड़ गए हैं। मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लूंगा और इस पे बात करूंगा कि कौन लोग हैं, लश्कर तैयबा को या जो और जैश ए मोहम्मद हो, अल-कायदा हो, ये कौन लोग हैं और क्यों ये फल फूल रहे हैं, किसके साए में फल फूल रहे हैं। और कश्मीर में इन्होंने जो ये अंजाम दिया है, तो क्या ये कश्मीर के हिमायत में, कश्मीरियों के हिमायत में? नहीं, ये दुश्मनी में। क्योंकि जो टूरिस्ट का माहौल बना था, टूरिज्म जो फल फूल रहा था, एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, लोग जा रहे थे, यही वो महीने होते चंद जिसमें कश्मीर के लोग जब टूरिस्ट आते हैं तो कश्मीर की आवाम खुश हो जाती है, उनकी खिदमत करती है और पूरे साल के लिए वो अपने बच्चों का इंतजाम करती है, वहां से रोजगार उनको मिलता है। तो ये किसके दुश्मन हुए, मैं इस पे बात करूंगा। और इसके अलावा मैं अगर चलूं थोड़ा तो सऊदी अरब में हमारे वजीर आजम है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन इस पर भी बात होगी कि जो माहौल है इस वक्त इजराइल का, इजराइल में जबरदस्त एहतजाज जारी है। लेकिन हालत यह है कि इजराइल मुसलसल हमला कर रहा है गजा पे, गजा के अवाम पे। वहां पर भी हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, हर रोज। कल भी वहां बड़े पैमाने पे लोग मारे गए, आज भी खबर यह है कि मारे गए। इसी तरीके से यमन में भी और यमन के साथ साथ लेबनान में भी। तो ये जो कत्ले आम का सिलसिला है, कहीं भी लोग मारे जाएं, दायरे के बहुत ही अफसोसनाक होता है। मैं इसकी तफसील भी दूंगा और बात भी करूंगा। और आप देखिए कि अब ये खबर आ रही है जिस तरह से कि ईरान पे इजराइल बम बरसाएगा, ये सिवाय अफवाह के कुछ नहीं है। और ये इसलिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ताकि अमेरिका और ईरान में जो बातचीत हो वो खटाई में पड़ जाए। लेकिन बहरहाल सारे लोग खबरदार हैं इस बात से। मैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत को स्क्रीन पर लूंगा और उसके बाद इस पे बातचीत करूंगा। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब का। बहुत दिनों बाद अफ्रीका के दौरे पर थे और अफ्रीका के दौरे के बाद वो हिंदुस्तान आए हैं और आज वो हमसे जुड़ रहे हैं। थोड़ा से और अगर ऊपर ले लें, बहुत नीचे शख्सियत आपकी थोड़ी नीचे जा रही है। तो मैं वाकई मैं सबसे पहले प्रोफेसर तेजावत में चाहूंगा कि जो खबर है कश्मीर के ताल्लुक से कि पहलगाम आतंकी हमले में 30 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। खुदा करे कि ऐसा ना हो, कम से कम नुकसान हो। इसमें एक इजराइल और दूसरा इटली का नागरिक भी है। इस बीच हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और वो ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों की रेकी करवाई थी।
इसमें पहलगाम के भी होटल थे। ये बात भी सामने आई है कि पहलगाम आतंकी हमले को 3 से ज्यादा आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। ये बात कही जा रही है। यहाँ कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है, इंकशाफ हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कश्मीर के कुछ टूरिस्ट प्लेस खासकर होटलों की रेकी करवाई थी। कश्मीर के इन टूरिस्ट प्लेस में पहलगाम के कुछ होटल भी शामिल थे। इसको लेकर पाकिस्तानी संगठन लश्कर तैयबा पर सुरक्षा एजेंसियों का शक है। 1 से 7 अप्रैल के बीच रेकी की गई थी। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 3 से ज्यादा आतंकियों ने इसको अंजाम दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में 30 लोगों को मारे जाने की आशंका है। इसमें 2 विदेशी, जो तो सारी खबरें अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमले के बाद पर्यटकों की मदद और जानकारी के लिए इमरजेंसी हेल्प डेस्क बनाई गई है। पुलिस से संपर्क करने के लिए 9596 777 ये नंबर दिया गया। इसके अलावा 0193 222 5870 ये नंबर है, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 9419051940। मैं इसे उस पे भी चला देता हूँ स्क्रीन पर भी, ताकि लोग जो है, जो देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो जरूर यहाँ से वो राब्ता करेंगे। और बहरहाल ये बात सामने आ गई कि हमारे साथ फिरोज अहमद बख्श साहब भी जुड़ गए। मैं उनका भी इस्तकबाल कर लेता हूँ। मैं फिरोज अहमद बख्श साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। खैर मकदम है। फिरोज अहमद बख्श साहब जो साबिक मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार हैं, और वो नेशनल और इंटरनेशनल मामलों पे बोलते रहे हैं, और फिलिस्तीन पर कई दिनों से एमएमसी न्यूज इंडिया पर भी बात कर रहे हैं। आज कश्मीर से लेकर के और हम वहां तक, क्योंकि जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, लोगों की जिंदगी यहाँ सस्ती हो गई है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर तेजावत आपसे ही शुरू करूंगा। जिस तरह का वाकया कश्मीर में पेश आया है, कैसे आप देखते हैं? पहले मरहले में हम सब इसको कंडम करते हैं। मैंने वीडियो भी अपना जारी किया है, और मैंने सरकार से भी मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर तेजावत, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पहला रिएक्शन। मुमताज साहब, ये बात तो सच है कि जितने भी जो लोग हैं, जितने भी संजीदा लोग हैं, वो इस वाकये की मजम्मत ही करेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि जो हुआ वो ठीक हुआ। दूसरी बात यह है कि जो खासकर आपने खुद ने भी जिक्र किया कि जो टूरिज्म का ये जो पीक था, ऐसे में एक बहुत ही धक्का लगेगा, और जिनकी रोजी रोटी का सवाल था वो सब है। एक ऐसा वहां दहशत और डर का माहौल पैदा होगा कि वहां पे, और आप देखिए कि कश्मीर का जो इनकम का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो टूरिज्म है। तो ये है। और आप देखिए कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस पूरे ही वाकये की मजम्मत की है। पर यहाँ पर यह चीज भी देखने लायक है कि शुरुआत में जब कुछ टीवी चैनल्स खबरें चला रहे थे कि 2 लोग मारे गए हैं, पर तब तक गृह मंत्री जो है वो रवाना हो गए थे। तो उससे ये अंदाज तो लग गया था कि कोई बड़ी घटना हुई है, क्योंकि केवल 2 लोगों के मरने पे कोई होम मिनिस्टर वहां दौरा करे, ये थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं। पर उसके बाद में जैसे जैसे खबरें आती गई और ये पता चलता गया कि काफी बड़ी तादाद में वहां लोग मारे गए, टूरिस्ट मारे गए हैं। और अभी जो मेरा लास्ट अपडेट था, जब मैं एक टीवी चैनल पर बैठा हुआ था, तो वहां पे 28 तक लोगों का, 28 लोगों के मरने की खबर आ गई थी। और अभी आपसे पता चला कि वो जो तादाद है वो बढ़कर 30 हो गई है। किसी भी हालात में ये सब चीजें ठीक नहीं कही जा सकती। और मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो कश्मीरियों को तो होने वाला ही है। दूसरा ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। जब इन्वेस्टिगेशन की, जब वो आएगी, पूरी रिपोर्ट आएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से कम्युनिकेशन हुआ, फोन कॉल्स कहाँ गए हैं, जब ये सारी चीजें आएगी
पर दबी जुबान में अभी कुछ जो इंटेलिजेंसिया है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सब पाकिस्तान के इशारे से हुआ है और वो एक खास क्रोनोलॉजी या एक खास क्रम वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने पहले ऐसे बयान दिए थे कि हम जो है भारत को शांत नहीं बैठने देंगे, या हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, ये बात हुई। और उसके बाद में फिर वहां जो जिसको पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, भारत के लोग जिसको पाक ऑक्युपाइड या पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी कुछ मीटिंग्स हुई थी और उनका कुछ जो उसका जो स्वर था या उसका जो वॉइस था वो कुछ ऐसा क्या संदेश दे रही थी कि आगे होने वाला कुछ बड़ा है। पर अगर ये सब कुछ है और अब अगर भारत की इंटेलिजेंस या सरकार या जो जिम्मेदार लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान, जब आपको पता था, जब सब कुछ पहले से हो रहा था, तो आप कर क्या रहे थे? या जब पता था कि आप ये सब हैं, वहां पे अभी भी सब कुछ इतनी शांति नहीं है, तो वो सब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका फेल्योर भी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि विपक्ष के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी है, वो मतलब विपक्ष के काफी नॉट ही इज नॉट अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ कोर्स, पर वो जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि राहुल गांधी ने खासकर ये कहा है कि इससे ये भी पता चल रहा है, जैसे कि सरकार ये दावा कर रही थी कि सब कुछ वहां पर ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है वैसा नहीं है अभी। तो देखते हैं कि क्या होता है। होम मिनिस्टर गए हैं और दरअसल मुझे लगता है कि ये आगे भी कुछ उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं। खाली वो ये कि हम उसको करते हैं या सख्त कार्रवाई करेंगे या वो करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाके परेशान किया। आतंकवाद पे जो उनको जो सही में उसकी जो जड़ खोदने के लिए जो किया जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं किया है, सीरियसली नहीं लिया है। हाँ, ये अलगाववाद क्यों है, सेपरेटिज्म क्यों है, इसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे। बिल्कुल मुमताज साहब। बिल्कुल प्रोफेसर तेजावत, ये पहला रिएक्शन था प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत का। मैं फिरोज अहमद बख्श साहब से भी चाहूंगा कि वो इसी पर, क्योंकि देखिए फिरोज बख्श साहब, जो ये हमला हुआ है, अगर कोई ये समझे कि ये चंद जाने गई हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि चंद जाने गई हैं, जिसका बहुत दुख है, लेकिन कितने लोग भूखे मर जाएंगे कश्मीर में इसकी वजह से, इसका अंदाजा शायद कम लोगों को होगा, या होगा तो वो जानबूझ करके इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि वहां पे टूरिज्म काफी अच्छा हो गया था, माहौल काफी अच्छा हो गया था। लेकिन अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि वहां बड़ी क्राइसिस पैदा होगी। कैसे देखते हैं फिरोज बख्श साहब? देखिए, ऐसा है मुमताज साहब, ये जो वाकया हुआ है ये बड़ा दर्दनाक, अंदोनाक, बल्कि कहिए कि एक शैतानी एक हरकत की गई है, जिसमें मासूम जो वहाँ टूरिस्ट लोग गए थे, मतलब 30-32 लोग, वो जान भाग हुए। और हमारे पास लेक्सिकॉन में, डिक्शनरी में अल्फाज नहीं है कि हम इसकी मुखालफत कर सकें, या हमारे पास ऐसा दिल नहीं है कि जो वो आंसू रो सके जो वहाँ पे वो दर्दनाक हादसा हुआ है। अब ऐसा है, देखिए, मैं प्रोफेसर साहब को सुन रहा था। प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, सारी बातें सही कही। एक बात ये भी कही कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की भी है, और प्रोफेसर साहब ही नहीं, और भी कई लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जो है रिपोर्ट्स ठीक ठाक नहीं थी। कश्मीर तो पहले ही इतना खतरनाक स्टेट है, और वहाँ पर तो इंटेलिजेंस बस ऐसा होना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास से भी, सुपर से भी ऊपर होना चाहिए इंटेलिजेंस, जो नहीं था। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इस मौके पर, दर्द के और ट्रेजेडी के इस मौके पर, हमें सरकार
को दोष नहीं देना चाहिए, हालांकि कमियां सब जगह होती है। इस तरह के वाकयात कहीं नहीं होने चाहिए। अमेरिका में भी हो जाते हैं, ब्रिटेन में भी हो जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अब इसकी जड़ों में जाना होगा। ये एक हाइब्रिड टेररिज्म शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये जो TRF है, एक फ्रंट बना है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक हाइब्रिड टेररिज्म फ्रंट है। अब इसके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये देखना होगा, ठीक है। हालांकि हिंदुस्तानी सरकार जो है, इट इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, कि वहां पे देखिए 370 लगा दी। अब तक अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक ही रहा। कुछ अफसोसनाक वाकयात गाहे बगाहे होते रहते हैं, मगर जो आज का वाकया था वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि अभी उसको हजम नहीं कर पाई है सरकार, लोग उसको हजम नहीं कर पाए, ठीक है। और उसमें पूरे हिंदुस्तान को एक उसमें प्लेटर में आ जाना चाहिए। एक डिबेट में मैं देख रहा था, एक साहब थे, उनका कमिटमेंट कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को था, क्या था, वो खीसे निपोड़ रहे थे, दांत निकाल रहे थे। तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा कि खैर सब तरह के लोग होते हैं और मतलब हम किसी के ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा भयानक वाकया है, इसकी अब क्या कहें, यही कह सकते हैं कि इसकी जड़ों में जाना चाहिए, इसकी क्या वजह रही। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस सरकार को आए हुए 10 साल हुए हैं, अच्छा काम किया है। NSA अजीत डोवाल ने भी बहुत वहां पर कंट्रोल किया है कश्मीर में, लेकिन बावजूद इसके वाकयात होते रहते हैं। ये समझ में नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान तो खुद ही एक फेल्ड स्टेट है। फेल्ड नहीं, मैं तो बल्कि एक कदम आगे जाके पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहूंगा। और जो उसकी जनता है, जो लोग उसके ऊपर रूल कर रहे हैं, जो आर्मी जुंटा जो उस पर रूल कर रही है, वो दीज पीपल आर टू बी पिटीड। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और पाकिस्तान जहां हिंदुस्तान चंद्रयान पे और सूरज पे पहुंच रहा है, पाकिस्तान कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये हालत है इसकी, लेकिन हमें नुकसान पहुंचा है। अब मैं आखिर में बस यही कह के आपके जवाब को मैं मुकम्मल करूंगा कि जो भी कुछ हुआ है, इसमें किसी को भी कोई अपोलोजिस्ट स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। एक साहब कहने लगे, अरे पता तो करो किसका है ये, किसने किया है ये। जैसे पहले लोग कहते थे कि भाई ये तो जब बॉम्बे में अटैक हुआ, बहुत से लोग ये कहने लगे तो RSS ने करा है। तो बड़ी बेवकूफ़ी की जो है हरकत सकनात है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब एक जो थे एंकर कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आप कह रहे हैं पहले इसको असेस करो, पहले इसको इसकी जांच करो। इसमें तो पाकिस्तान का हाथ है ही, और पाकिस्तान की दुकान ही इसी से चलती है कि किस तरीके से सियासी दुकान। तो बहुत अफसोसनाक है, बल्कि मेरी तो मतलब जबान ही नहीं चल रही इस अफसोसनाक वाक़े पे बात करने के लिए। मुमताज साहब, अभी जब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो कश्मीर के लोग बड़े पैमाने पे निकले हैं। आतंकवाद के खिलाफ उनके हाथों में मिशल है, मैं देख रहा हूँ। तो वो इनकी हमदर्दी में, और जाहिर है कि मैं आवाजें भी सुन रहा था जब वहां लोग चीख चिल्ला रहे थे, तो बड़े पैमाने वहां पे जो भी मकामी कश्मीरी थे वो फौरन आ गए और उनको कहा कि हम हैं, हम मदद करेंगे। तो इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए कई तरह की बातें आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, सादा। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। घायलों के शीघ्र अतिशीघ्र उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। सबके स्वास्थ्य लाभ और जीवन के लिए हृदय से कामना। केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो ये उनकी तरफ से है। अब देखिए फिरोज बख्श साहब, जहां तक आपने जो बात कही है, अब जवाबदेही की बात तो होती है, अपोजिशन है तो जाहिर है कहेगा लोग। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए, ये उनकी नाकामी है।
दूसरी चीज, अब रिपोर्टों में ये आ रहा है कि पहले हफ्ते में, अप्रैल के पहले हफ्ते में बाकायदा रेकी हुई थी। ये तमाम चीजें, यानी अगर इस बात की खबर थी कि रेकी हो रही है, फिर वो सेंसिटिव जगह है, तो फिर इतना बड़ा हादसा, क्योंकि पुलवामा पहले ही हो चुका था, पुलवामा में बहुत बड़ी चूक हुई थी, तो उसके बाद फिर हमने देखा किस तरह के 370 के मामले को लेकर के, तो बिल्कुल से बेफिक्र हो जाना भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और जवाबदेही, देखिए बिल्कुल होम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे और बहुत सीरियस मैटर है, इस वक्त कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन जांच तो होगी कि चूक कहां से हुई, कैसे आतंकवादी दाखिल हो गए, ये तमाम रेकी के बावजूद उन पर नजर क्यों नहीं रखी गई। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो बहरहाल लोग उठाएंगे, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये सवालात ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक लाएअमल तैयार करते हैं, एक रणनीति तैयार करते हैं कि आइंदा ऐसा न हो, और मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मैं प्रोफेसर तजावत, क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे ये चूक हो सकती है, जब रिपोर्ट ये आ रही है कि साहब एक हफ्ता पहले रेकी की गई, सब चीजें, क्योंकि अभी मैं पढ़ ही रहा था, आप देखिए ना, मैं बार बार उस चीज को कि किस तरह से वहां पे और ये मैं जो TV9 भारत के जितेंद्र कुमार शर्मा है, उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पे इसको लेकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर सुरक्षा एजेंसियों का शक है, 1 से 7 अप्रैल के बीच रेकी की गई थी, केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 3 से ज्यादा तक की। तो ये अगर चीजें थी तो इसको कैसे आप देखेंगे, क्या ये चूक नहीं हुई है? मुमताज साहब, चूक तो बिल्कुल हुई, और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए। अगर हम जिम्मेदारी तय करने की अगर हम डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटी नेशन एंड हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और कहाँ भूल हुई है, उससे गलती हुई है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इससे मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को कोई कमतर आंक रहे हैं या कोई कम कर रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि अगर रेकी हुई थी तो उनके शक के खिलाफ उन लोगों को क्यों नहीं पूछा गया, क्यों जांच एजेंसियों ने उसके बारे में कुछ ज्यादा और डिटेल जानने की कोशिश नहीं की। आज पूरा देश है, उन पर्यटकों के साथ भी है, उनके घर वालों के साथ है, उनके दुख में शामिल है, और खासकर जो कश्मीरी आवाम को अभी जो चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे इकोनॉमिक लेवल पे, और जब पूरा कोई एरिया डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारी वहाँ पे चीजें भी होती है। जब छोटा सा कर्फ्यू लगता है तो पूरी गली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे अगर मान लो फौजे हैं, उनकी आवाजाही बढ़ेगी तो वहाँ पे सारी चीजें तो अब होनी ही, वहाँ के लोगों का आना जाना ठप हो जाएगा, लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है वो डिस्टर्ब होने लगेगी। और दूसरी बात ये है कि ये सब चीजें हो रही थी, और आपको ये लग रहा था कि अगर मान लो सर्जिकल स्ट्राइक या जो आप वो एयर स्ट्राइक या इन सब चीजों से आपको लग रहा था कि चीजें ठीक ठाक हो जाएगी, तो वो हुई नहीं है। तो बहुत सारे जो ओपोजिशन में बैठे हुए लीडर्स जो कह रहे हैं वो हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद में काफी बीजेपी के तमाम जो वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पे जा रहे हैं, फिर इसी तरीके की सारी चीजें। तो पर ये सब चीजें मुझे लगता है कि केवल ये बताने के लिए कि हम एक्टिव हैं, इतना तो नाकाफी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इस तरीके की चीजों से निपटने के लिए हमारी तैयारी किस हद तक है। अगर हम उनको कह रहे हैं कि चूक हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी एफिशिएंसी को कमजोर कर रहे हैं। जो बाकी जो दूसरी एजेंसी हैं, जो वहाँ की जो चीजें हैं, वो तो अपना काम करेगी ही, पर उसके साथ साथ हमें बाकी चीजें भी देखनी होगी। दूसरा, क्योंकि इन सब चीजों पे जो शक की जो हुई वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है। इससे देखिए 2 बयानात हैं इसमें, हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों का ही जो बयान है वो ये कहता है कि हम कोई ना कोई जरूर जो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। पर ये थोड़ा सा एकदम साफ सा बयान नहीं है कि वो आगे करना क्या चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते। वो आगे दिनों में अभी साफ हो जाएगा
जो इस तरीके का वो एकदम तुरंत वाला इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसमें टेररिस्ट को पकड़ के उनको मार देना निकाल के इतना ही करेंगे, या इससे ज्यादा और वो आगे कुछ ये इसका जो सेपरेटिज्म है या वो जो तमाम चीजें हैं, इसका कोई ना कोई मतलब परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये चीज भी है। इसमें मुमताज साहब में एक जो खास चीज जो मैं कहना चाहूंगा जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, तो यहाँ पे दरअसल जो एक चीज है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एंगल है, पाकिस्तान ने भारत से 3-3, 4-4 लड़ाइयां लड़ी हैं और उसका नुकसान दोनों ही कंट्रीज को हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को ज्यादा हुआ है, भारत को कम हुआ है, पर भारत को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जंग या वो सब चीजें वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, पर पाकिस्तान ने वो किया। अपना काफी बड़ा पैसा उन्होंने अपनी जो खासकर डिफेंस नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए किया। जब एक कोई वॉर होता है तो पूरा का पूरा मुल्क जो है वो काफी बरसों पीछे चला जाता है, पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस चीज में फायदा था। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये फायदा था कि अगर बहुत सारा बजट डिफेंस में जाएगा तो वहां की जो फौज है वो उसमें से ज्यादा करप्शन करके वहां से पैसा कमा पाएगी। जो वहां के बड़े बड़े जो आर्मी जनरल्स हैं, वो आर्मी जनरल्स के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं, जो वहां से पैसा लूट के करप्शन करके उन्होंने अपने बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह वो लगा रखी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो वहां बड़ा डिफेंस बजट होने पे वहां के कुछ चंद लोगों को फायदा तो है ही, इसमें तो कोई मतलब दूसरी राय है नहीं। तो और जिन वहां के जो संजीदा या जो वहां के जो पढ़े लिखे या जो इंटेलेक्चुअल जो जर्नलिस्ट थे या प्रोफेसर थे या जिन्होंने पाकिस्तान के जो खासकर टेररिज्म से रिलेटेड पॉलिसीज के खिलाफ बोला, उनको या तो रॉ का एजेंट बता के उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया या फिर उनका मर्डर हो गया। पाकिस्तान में पॉलिटिकल मर्डर होते रहे, हम ये जानते हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। तो एक खौफ का माहौल भी था कि कोई उन पॉलिसीज के खिलाफ कोई खुलकर बोलना पसंद नहीं करता था, और को बोलता था तो उसको अपनी जान गंवा के उसकी कीमत चुकानी होती थी। तो एक लेवल पे ये जो पॉलिसी को जो उन्होंने टेररिज्म एज अ पॉलिसी उन्होंने जो एडॉप्ट किया, उसका तो नुकसान दोनों ही मुल्कों को हुआ है, हम ये चीज जान रहे हैं। दूसरी बात ये कि भारत ठीक ठाक ताकतवर देश रहा है, खासकर वो जो साउदर्न एशिया है उसका सबसे मजबूत ताकतवर देश रहा है, जो यहाँ के इस पूरे रीजन की पॉलिसीज को वो करता है, इफेक्ट डालता है उस पर। ऐसे में क्या किसी भी मुल्क के लिए ये समझदारी भरा कदम था कि उनसे सीधे सीधे जंग में उलझे? और अभी भी उनके जो सेना के जो चीफ हैं, वो ये आर्मी चीफ है, वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम लोगों ने खुद पाकिस्तान में भी उसकी मुखालफत की, उसकी मजम्मत की उनके बयान पे, कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, जो वो पुराना वाला राग अलाप रहे थे, और जो कश्मीर में उनकी नस बस रही है। दरअसल नेहरू के साथ काम करने वाले एक डिप्लोमेट थे, एक जगत मेहता, जो संयोग से वहां उदयपुर के थे, तो उन्होंने ये कहा कि नेहरू ने जब कश्मीर को भारत के साथ रखना कहा तो माउंटबेटन ने सवाल खड़ा किया था कि क्या आपको लग रहा है कि ये कश्मीर को भारत के साथ होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप इस बिला पे कहेंगे तो तमाम जो भारत के स्टेट है उनको भारत के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की ही बात करें तो नागालैंड में भी कोई हिंदू तो हम तो मान ही नहीं रहे, क्योंकि इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है, तो इसमें कश्मीर का होना तो वाजिब है, इसमें गड़बड़ क्या है? और अगर हम वाकई अगर फेयर इलेक्शन की बात करें, उस जमाने में भी जो पार्टीशन को लेकर जो वहां इलेक्शन हुआ था पंजाब को छोड़कर, मुझे नहीं लगता है कि सिंध या जो खासकर जहां सीमांत गांधी थे, अब्दुल गफ्फार खान थे, तो वहां पे या खासकर बलूचिस्तान वगैरह में जो डिवीजन के या पार्टीशन के फेवर में कोई नहीं था। और आज भी मुझे लगता है कि अगर तमाम लोगों को वहां पाकिस्तान में ये वहां पब्लिसिटी की और अगर छूट दे दे 1-2 साल के लिए, और उसके बाद में अगर वहां ये कराएं कि वो लोग किसके साथ रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो परसेंटेज हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा कि ये जो कॉलोनियल जो खासकर जो हैं,
कॉलोनियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अंग्रेजों ने ही वो इजराइल और वो खासकर फिलिस्तीन की प्रॉब्लम खड़ी की, कश्मीर भी ये दरअसल कॉलोनियल पीरियड की देन है। तो इससे जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि हम लोग न तो खासकर इकोनॉमिकली हम ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे, ना हमारे यहाँ की जो बाकी तमाम जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो बिल्कुल। खासकर गुर्बत वगैरह इन सब चीजों से